इंडिया में मेडिसिन की मार्केट को स्टडी करने के लिए हमें 3 एस्पेक्ट्स को डिटेल में देखना होगा: अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी होता क्या है? अगर आप दूर दराज के गांव में रह रहे हो, अगर आप एक शहर से बहुत दूर रह रहे हो जहां पर आपके पास मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है, जहां पर रिटेल शॉप से अवेलेबल नहीं है, तो वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होगी मेडिसिन को परचेज करना। अगर वहां पर आपको एक शॉप मिल जाती है तो आपके लिए एक्सेसिबल होगी आप मेडिसिन को परचेज करना। तो मेडिसिन की एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है इंडियन मार्केट का, मेडिसिन मार्केट का इंडिया में। दूसरा पॉइंट आता है अफोर्डेबिलिटी। अब अफोर्डेबिलिटी क्या कहती है? मान लीजिए आपके गांव में एक्सेसिबल है, आपके पास मेडिसिन ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको ये मेडिसिन भी मिल जाएगी और ये वाली मेडिसिन भी मिल जाएगी, लेकिन वो अफोर्डेबल ही नहीं है, आप उन्हें परचेज ही नहीं कर सकते, आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स ही नहीं है, तो उस एक्सेसिबिलिटी का क्या फायदा? वो आपके लिए अब और नेगेटिव में चल जाएगी। अफोर्डेबल रेट प्रोवाइड करना पेशेंट्स को, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिसिन का मार्केट के अंदर। अब मार्केट आप डेवलप कर रहे हो इंडिया के अंदर मेडिसिन की और वो अफोर्डेबल रेट्स पे नहीं है, तो मार्केट रेज नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, क्वालिटी। आपके पास मेडिसिन अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी आपके पास है, मेडिसिन का रेट अफोर्डेबल है, आप परचेज कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको कंज्यूम कर लिया और आपको साइड इफेक्ट्स आ गए तो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अगर उस मेडिसिन की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है तो उसका एक्सेसिबल होने का और अफोर्डेबल होने का क्या फ़ायदा? तो क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन तीनों फैक्टर्स में से। अब हम इन तीनों के ऊपर ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर इन्हें कैसे लाया गया और इसके पीछे क्या क्या स्कीम्स लाई गई और कैसे इनको और इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं जिससे एक्सेसिबिलिटी बनी है मेडिसिन की। जो एक अच्छा स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है वो है जन औषधि केंद्र। इंडियन गवर्नमेंट ने 2008 में इस स्कीम को लॉन्च किया था, जन औषधि केंद्र को, जिसके थ्रू यहाँ पर आपको जेनरिक मेडिसिन एक्सेसिबल हो जाएगी और अफोर्डेबल रेट्स पर मिलेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ई फार्मेसी का कंसेप्ट देखने को मिलता है। ई फार्मेसी का कंसेप्ट 4 से 5 साल पहले ही यूज होने लगा है, उससे पहले भी था, लेकिन यहाँ पर जो इंडियन कस्टमर्स हैं वो इस पे अडेप्ट हो चुके हैं ई फार्मेसी पे। अभी इसका टोटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है इंडियन मार्केट के अंदर। काफ़ी सारे कस्टमर्स या फिर काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो ई फार्मेसी को भी यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन कुछ पेशेंट्स इस पे अफोर्ड कर पा रहे हैं। अफोर्ड क्यों कर पा रहे हैं? कि यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है ई फार्मेसी के अंदर। अब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर भी, जो आपको ऑनलाइन मेडिसिन परचेज करने का ऑप्शन अवेलेबल करवाते हैं। साथ में आपको फ्री डिलीवरी मिलती है और साथ में आपको डिस्काउंटेड प्राइस देखने को मिलते हैं। और इस डिस्काउंट की वजह से इंडियन मार्केट के अंदर ई फार्मेसी चल पड़ी है। और इससे क्या फ़ायदा होता है? एक्सेसिबिलिटी का। अगर आप गांव में रहते हो और आपके पास कोई भी स्टोर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन से ही ऑर्डर करवा सकते हो मेडिसिन को, तो आपके लिए वो मेडिसिन अब एक्सेसिबल हो चुकी है। अब मेडिसिन हमारे पास एक्सेसिबल तो हो चुकी हैं, इसमें आप जन औषधि केंद्र में जा सकते हो या फिर आप अपने फ़ोन के थ्रू ई फार्मेसी डाउनलोड करके आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है अफोर्डेबिलिटी की। तो क्या इंडिया ने अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी काम किया है? इंडिया को वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जाता है। अब वर्ल्ड्स फार्मेसी क्यों कहा जाता है? वर्ल्ड से हमारा मतलब है कि इंडिया काफ़ी सारे देशों को इंपोर्ट करती है मेडिसिन, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग पावर इंडिया के पास है वो किसी और कंट्री के पास अभी नहीं है। यहाँ पर एक टर्म आता है मास प्रोडक्शन। एक ही प्रोडक्ट को हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कैपेसिटी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पास है। इस चीज़ का एक उदाहरण है कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, लगभग 60 कंट्रीज से स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई थी इंडिया के पास कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत है। वैक्सीन को डेवलप किया गया था एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से और इसे मास प्रोड्यूस किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। 14.5 मिलियन डोजेज को डिस्पैच किया गया 11 कंट्रीज में। और एक बिजनेस का सिंपल रूल है, अगर आपको कॉस्ट घटानी है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी कम कॉस्ट एक प्रोडक्ट की। अब अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को अफोर्डेबल करना है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दो, तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। तो इंडिया के अंदर प्राइजेस अफोर्डेबल हो चुके हैं, मेडिसिन अफोर्डेबल हो चुकी हैं। सारी मेडिसिन नहीं, लेकिन लगभग जो आपकी एसेंशियल मेडिसिन है, अभी रिसेंटली अपडेट किया गया है एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर, तो वहाँ पर जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उनके रेट्स को काफी अफोर्डेबल किया गया है। 30 drugs regularly used by patients has become more affordable. The NPPA, or the National Pharma Pricing Authority, in its 2022 review has included a total of 34 drugs and deleted 26 from the national list of essential medicine. इंडिया ग्लोबल सप्लायर है मेडिसिन का। यूएसए के अंदर जो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि बिकता है वो मैन्युफैक्चर होता है इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेडिसिन है। लेकिन यहाँ पर एक डार्क साइड भी है।
एक डेटा के अकॉर्डिंग 2007 से लेकर अब तक लगभग 7500 ड्रग्स पकड़ी गई हैं, देखी गई हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की निकलती हैं। अब स्टेट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जहां पर गुजरात, महाराष्ट्र और केरला जैसे स्टेट्स अवेलेबल हैं, उन्होंने ढूंढा है कि अडल्ट्रेशन की गई है इन मेडिसिन के अंदर और ये कुछ पैरामीटर्स के ऊपर खरे नहीं उतरते। अब जहां पर मैंने बात करी है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्या होता है, पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होती है। स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग वो होता है बेसिकली जो आपको एफिकेसी उतनी ही देगा, जैसे आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो कम नहीं होगा। अगर आपको फीवर कम करना है तो वो फीवर कम कर देगी, तो उसकी जो एफिकेसी है, उसकी जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो सही है। लेकिन सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है जो आपकी एफिकेसी होगी, जो आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, उतना सही नहीं होगा, वो जो ऑप्टिमम रिजल्ट है वो नहीं ला के दे सकती वो दवाई। तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ के ड्रग्स बन रहे हैं, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर किए गए हैं और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज पकड़ी भी गई हैं इंडिया के अंदर जो कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ का ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अब यहाँ पर ये तो सिर्फ एक टर्म हो गई, लेकिन अगर हमें क्वालिटी चेक करनी है किसी भी मेडिसिन की तो वो बेसिकली 3 पैरामीटर्स पे हम उन्हें जज कर सकते हैं कि ये मेडिसिन की क्वालिटी सही है या फिर नहीं। पहला फैक्टर है उसके अंदर अमाउंट। अब लेबलिंग की जाती है किसी भी मेडिसिन की, आप मार्केट में अगर आप जो भी मेडिसिन देखते हो तो उस मेडिसिन के ऊपर एक लेबलिंग की जाती है, उसका जेनरिक नेम क्या है, उसका ब्रांडेड नेम क्या है, उस पर अमाउंट कितनी लिखी हुई है। सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम पैरासीटामोल का, जिसमें डोलो आती है, डोलो 650। अब डोलो 650 क्या है, 650 mg है, क्या है इसकी क्वांटिटी है। अब अगर क्वांटिटी 650 लिख दी लेकिन वो क्वांटिटी 600 है असलियत में, एक्चुअल में, तो वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हो गई, क्योंकि दिखाया कुछ और जा रहा है और बेचा कुछ और जा रहा है। अब ये 600 mg मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं है कि सारे 600 mg ही हैं, मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप सब स्टैंडर्ड समझना चाहते हो कि होता क्या है, तो अगर आपको वो जो क्वांटिटी है, लेबल क्वांटिटी, उससे अगर कम आपको देखने को मिलती है एक्चुअल क्वांटिटी में, तो उसे हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कह सकते हैं। इंडियन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10% की वेरिएशन देखी जा सकती है इस क्वांटिटी के अंदर। अगर मान लीजिए लेबल्ड क्वांटिटी है, उससे 10% ऊपर नीचे हो जाती है तो वो चल जाता है, क्योंकि स्टोरेज करनी पड़ती है, प्रिजर्वेशन होती है, तो उससे आपको कम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर की जा रही हैं इंडिया के अंदर जिनमें आपको 30% तक अबव या बिलो एवरेज देखने को मिलती है। 30% कम इसकी जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, 30% कम एफिकेसी दे रही है, तो उसको हम सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डालते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पर डिसोल्यूशन रेट। अब आपने मेडिसिन कंज्यूम कर ली, लेकिन आपकी बॉडी में वो कब जाके डिजोल्व हो रही है। अगर वो डिजोल्व ही नहीं हो रही तो वो आपको एक टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर देगी जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अगर मेडिसिन टाइम पे डिजोल्व ही नहीं हो रही तो उसका एफिकेसी, जो उसका रेट है, थेरेप्यूटिक रेट है, वो शो नहीं करेगा। तो उससे आपको जो साइड इफेक्ट है वो हो सकते हैं और जो आपका मेन प्रॉब्लम है वो भी ठीक नहीं होगी। तो अगर डिसोल्यूशन रेट सही नहीं है किसी भी मेडिसिन का तो उससे भी हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में डाल देते हैं। और थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन क्या है कि उसके अंदर अडल्ट्रेशन है, उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस का यूज किया गया है इसका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, उस बॉडी के ऊपर कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो नहीं, और उस चीज का कोई भी इस्तेमाल नहीं है उस दवाई के अंदर, वो सिर्फ ऐसे ही डाल दी गई है, तो वो कंटामिनेशन है। अब ये कंटामिनेशन इंटेंशनली भी की जाती है और अनइंटेंशनली भी की जाती है। अनइंटेंशनली का एग्जांपल यहाँ पर मॉइस्चर हो सकता है, पीएच हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, स्टोरेज के दौरान हो सकती है। लेकिन इंटेंशनली भी की जाती है तो वो आपके लिए हार्मफुल है। और इंडिया के अंदर इसके ऊपर काफ़ी सारे लॉज और रूल्स बना दिए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। इसमें हम प्राइवेटाइजेशन की भी बात कर सकते हैं, जहाँ पर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब प्राइवेटाइजेशन इतनी कर दी गई है इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज की, चाहे हम फार्मेसी की बात करें चाहे किसी और इंडस्ट्री की, इससे कुछ हद तक अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ सकता है। ये मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी जो क्वालिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, उनके ऊपर बात नहीं होती। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे कोई 5 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के नाम बताओ, फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम बताओ जो कि गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो कुछ ही बच्चे मुझे जवाब दे पाएंगे कोई 5 इंडस्ट्रीज के। लेकिन अब इस चीज़ को मैं एक वर्ड में चेंज करता हूँ कि गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट इंडस्ट्रीज के नाम बताओ, तो आपके दिमाग में लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके सिप्ला भी आता है, ग्लेनमार्क आता है, सन फार्मा आती है, डॉक्टर रेड्डीज लैब आती है, बहुत सारी हैं। लेकिन गवर्नमेंट कौन सी है? HAL, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, पुणे की बेस्ड कंपनी है, फर्स्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी इंडिया की है। IDPL, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, 1961 में ये फाउंड हुई थी। BPCL, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है जहां पर ड्रग्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात होती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज की, प्राइवेट कंपनीज की, तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए
जिससे बैलेंस क्रिएट हो जाएगा इंडिया के अंदर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन भी नहीं चाहिए और सारी गवर्नमेंट की भी नहीं होनी चाहिए। बैलेंस क्रिएट होना चाहिए कि आपकी मोनोपोली ना हो किसी भी चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो के अंदर बात करी थी क्वालिटी चेक्स के ऊपर। यहाँ पर उस वीडियो का टाइटल डार्क साइड ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। तो इस वीडियो को भी आप जरूर चेक कर सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेड वीडियो होने वाली है। हाईली रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐसे पॉइंट्स को रेज किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना जनरल पब्लिक के लिए और एज वेल एज फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया लगभग 50% मेडिसिन को सप्लाई कर रहा है, जेनरिक मेडिसिन को सप्लाई कर रहा है अफ्रीका के अंदर। अराउंड 40% जेनरिक जो डिमांड है वो सप्लाई हो रही है यूएसए में, और 25% से ज़्यादा मेडिसिन सारी जेनरिक और ब्रांडेड मिलाकर यूके के अंदर जा रही हैं। तो आप इंडिया की कंट्रीब्यूशन को देख सकते हो मेडिसिन में कि वो वर्ल्ड की कैसे नीड को पूरी कर रहा है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही में उसकी क्वालिटी होना और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें इंडिया की मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी करनी है तो हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने होंगे, और काफ़ी चीज़ें की भी जा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी के फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।